नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपका दोस्त संजय अहमद कोपली। किसी शायर ने बहुत खूबी कहा है कि जिंदगी में आप हमेशा खुश रहो, खुश रहना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि दुनिया कहे आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। बहुत ये हमारा मकसद ही आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। यदि हम कुछ पल के लिए भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके या आपको कुछ समझा सके तो हम समझेंगे हम अपने मकसद में कामयाब हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं पहला भव्य रंग महोत्सव का। कोरोना के बाद एक कोशिश की है हमने कि कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते, इसलिए पहली बार यहाँ सरदा स्टूडियो में रंग महोत्सव कर रहे हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो इसमें सबसे पहला नाटक है अधूरा सफर, जिसकी लेखिका है श्रीमती नीता गुप्ता, जिसको डायरेक्ट किया है श्री भूपेंद्र भाटिया ने। और ये मोनार्क आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की प्रस्तुति है। ये पहला नाटक है। इसके बाद एक और नाटक होना था शारदा, वो किसी कारणवश स्थगित हो गया है। और उसके बाद एक और नाटक है टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट, अंधों के ऊपर एक नाटक है, वो भी आप देखें तो अच्छा लगेगा। और उसके बाद एक कॉमेडी नाटक है डॉक्टर डॉक्टर, मॉलियर है, एक स्पेनिश राइटर है, उनका एडेप्शन है मॉलियर कि एक धोबी को मार मार के डॉक्टर बना दिया जाता है और वो फिर क्या हरकतें करता है, वो उस नाटक में दिखाया गया है। ये चारों नाटक बहुत ही अच्छे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहला नाटक अधूरा सफर से। और एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाइएगा, क्योंकि आपका कुछ जाएगा नहीं, हमारा कुछ रहेगा नहीं। और वैसे भी कहते हैं जीजा अधूरा होता है साली के बिना, जीजा अधूरा होता है साली के बिना, पति अधूरा होता है घरवाली के बिना, श्रृंगार अधूरा होता है बाली के बिना, और कलाकार अधूरा होता है आपकी ताली के बिना। आइए देखिए हमारा पहला नाटक, भव्य रंग महोत्सव का पहला नाटक अधूरा सफर। बाबूजी, मेरा ना सारा काम निपट गया है। झाड़ू पोछा डस्टिंग सब अच्छी तरह से कर दिया है। कपड़े भी धोकर बरामदे में फैला दिए हैं। इतनी गर्मी है कि यही सूख जाएंगे। वैसे भी बाहर फैलाती हूँ तो आपको कौन सा याद रहेगा उनको समेट कर रखना, पूरी रात बाहर ही पड़े रहेंगे। वैसे बाबूजी खाना भी बना लिया है, आपके लिए तो परोस दूं? अरे नहीं नहीं कमला, अभी मुझे भूख नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम अब घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे हो, और खाना मैं बाद में खुद ही लेकर खा लूँ। जी बाबूजी। वैसे सतीश भैया कहीं नजर नहीं आ रहे, गए हैं क्या कहीं? अरे कहाँ जाएगा, कॉलेज गया है। अरे भाई मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और हमारे सतीश भैया की दौड़ कॉलेज तक, है कि नहीं? फिर ठीक है बाबूजी। अच्छा मैं चलती हूँ, आप ना दरवाजा बंद कर लीजिए। अरे कमला जरा देखो तो सही, कोई है दरवाजे पर? जी बाबूजी। बाबूजी वो कोई बेबी जी आई हैं, कामिनी नाम बता रही हैं और आपके लिए पूछ रही हैं। अरे कामिनी आई है? जी। जाओ जाओ, ऐसे करो उन्हें अंदर ले आओ। जी बाबूजी। और सुनो, जाने से पहले चाय कॉफी का जरूर पूछ कर जाना। जी बाबूजी। अरे आओ कामनी, बैठो। और कैसी हो? घर ढूंढने में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ विनोद, और ऐसी कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई घर ढूंढने में, पर बड़ी गर्मी है। और बताओ तुम कैसे हो? पानी पियो। बीबी जी क्या लेंगी, चाय कॉफी ले आऊं या फिर कुछ ठंडा ले आऊं? अरे नहीं नहीं, इतनी गर्मी है, पहले तो मैं ठंडा पानी पीऊंगी। भाई जान में जान आ गई पानी पीकर। भगवान भला करे तुम्हारा। भाई क्या नाम है तुम्हारा? जी कमला। अच्छा नाम है। और बताओ विनोद। मैं ठीक हूँ कामिनी। कमला तुम एक काम करो, तुम अब घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे होंगे। चाय कॉफी मैं बाद में खुद ही बना दूँ। जी बाबूजी। नमस्ते बीबी जी। नमस्ते। और सब ठीक है? मैं तो सब ठीक हूँ, एकदम भला चंगा। और तुम सुनाओ, क्या बात तुम अकेले आई हो?
तुम्हारे पतिदेव नहीं आए साथ में? विनोद, सुभाष कहाँ से आते? वो तो ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ से कोई लौट कर नहीं आया करता। उफ, ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ। आई एम सो सॉरी। दरअसल मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। पृथ्वी पर किसका बस चला है। खैर, तुम्हें भला कैसे पता होता विनोद? इतने सालों बाद जो मिलना हो रहा है। बस 1.5-2 साल हुए, दिल का दौरा पड़ा था उन्हें। अच्छे खासे रात में खाना खाकर सोए थे। कहने लगे अगले दिन नोएडा जाना है उन्हें एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने। अपने पसंदीदा सूट के बारे में भी पूछा। पूछने लगे ड्राई क्लीनर के पास से आ गया है कि नहीं। सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया। बस लेटे लेटे टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, सुभाष अगर टाइम से नहीं सोओगे तो सुबह आंख नहीं खुलेगी। तो बोले बस थोड़ी देर हेडलाइंस देख लूं, अभी सोता हूँ। विनोद, सुबह जब मेरी आंख खुली अलार्म से, बिस्तर पे नजर ही आया। मैंने सोचा शायद वॉशरूम गए होंगे, आते ही चाय मांगते। चाय पीने की आदत थी उन्हें सुबह सुबह। तो बस चप्पल पैरों में डाल मैं किचन की ओर दौड़ी कि चाय चढ़ा लूं। और विनोद, चाय का कप हाथ में उठाए उठाए मैंने पूरा घर छान मारा, कहीं नजर ही नहीं आए। मैंने सोचा बालकनी में होंगे, बालकनी में झांका, वॉशरूम में झांका, कहीं नजर नहीं आए। फिर मेरी नजर बिस्तर के दाहिनी तरफ फर्श पर पड़ी। औंधे पड़े हुए थे। मेरे तो पांव तले जमीन खिसक गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया ये क्या हुआ। विनोद, पास जाकर हिलाया तो शरीर में कोई हलचल ही नहीं हुई। बस बेटे को पड़ोस के डॉक्टर को बुलाने भेजा। डॉक्टर आया, चेकअप किया और बस कहा कि वो तो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े थे। पता नहीं कितनी गहरी नींद सो गई मैं। मुझे पता ही नहीं चला उन्हें कब दिल का दौरा पड़ा और वो कब गिर पड़े। ऐसा इंसान जो अपने बीवी, बच्चों, परिवार वालों के जरा से दुख से परेशान हो जाया करता था और जब तक उस परेशानी का हल न निकाल ले उसे चैन नहीं पड़ता था। उसकी रातों की नींद, भूख, प्यास सब उड़ जाया करती थी। वो इंसान अचानक इस दुनिया से चला गया, इस तरह बिना किसी की नींद खराब किए। विनोद, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैंने ही उनसे जल्दी सो जाने के लिए कहा था। मुझे क्या पता था कि वो इतनी गहरी नींद सो जाएंगे कि फिर उठाने से भी नहीं उठेंगे। विनोद, शांत हो जाओ कामनी, शांत हो जाओ। बैठो। मौत पर किसका बस चला है भला? एक बार जिसका बुलावा आ गया उसे फिर कौन रोक सका? देखो कामनी, तुम संभालो अपने आप को और फिर बच्चों को भी तो संभालना है तुम्हें। वैसे बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? विनोद, पढ़ लिख कर दोनों अपने अपने काम धंधे पे लगे हैं। बेटा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है और बेटी डेंटिस्ट हो गई है। शादी हो गई है उसकी। दामाद भी मेरा डॉक्टर ही है। क्या बात है विनोद, घर में कोई नजर नहीं आ रहा। सब कहीं गए हैं क्या? घर में और कोई नहीं है कामनी। 2 बेटे हैं, दोनों की जॉब लग गई है। बड़ा बेटा पिथौरागढ़ में रहता है अपनी फैमिली के साथ और छोटा मुरादाबाद में। आते हैं कभी कभार मिलने। और मेरी पत्नी सुमन, वो तो उम्र के इस पड़ाव पर मुझे अकेला छोड़कर परलोक सिधार गई। एक एक्सीडेंट में छीन लिया सुमन को मुझसे।
बस कुछ जान परिचित हैं, कट रही है किसी तरह जिंदगी। वैसे ज़्यादातर समय तो ऑफिस में ही कट जाता है। खैर छोड़, इन सब की तो आदत सी हो गई है। बस विनोद, इन सब बातों पर ही तो इंसान का जोर नहीं चल पाता। और वोनी को भला कौन टाल पाया है। तुम्हारी पत्नी के बारे में जानकर बड़ा अफसोस हुआ मुझे। वैसे विनोद, काफी देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। अरे बैठो तो सही कामनी, कम से कम चाय तो पी कर जाओ। सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम्हें चाय में भी कॉफी पसंद हुआ करती है। अब तो चाय भी पसंद है विनोद। दरअसल सुभाष को अदरक वाली चाय बहुत पसंद हुआ करती थी। उनके लिए बनाते बनाते खुद भी कप पीने लगी, पता ही नहीं चला। पर आज नहीं सुभाष, फिर किसी और दिन। दरअसल मैंने सोचा था यहाँ से लौटते समय बाजार का कुछ काम निपटा लूंगी। तो अभी तो देर हो रही है, पर आज की चाय उधार नहीं, किसी ना किसी दिन तो जरूर पीऊंगी। तो अभी बस एक गिलास पानी पिलवा दो। अरे कामनी, मैं जल्दी से शरबत बना रहा हूँ। और बल्कि कमला खाना बनाकर गई है, राजमा चावल बनाए, क्यों ना खाना ही खा लो तुम। अरे शरबत खाना छोड़ो, अब शरबत कौन बनाएगा? काम वाली तो चली गई तुम्हारी, और तुम्हें कहाँ आता होगा शरबत बनाना। छोड़ो भाई। और ये राजमा चावल तो बिल्कुल नहीं खा पाऊंगी। घर से निकलते वक्त भी खाना खाया था मैंने। तो खाना वाना छोड़ो, बस पानी पिला दो। अरे कामनी, ऐसी बात नहीं है। अरे भाई, कुछ चीजें तो आती हैं मुझे बनानी। तुम तो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। तुम एक काम करो, 5 मिनट रुको, मैं जल्दी से नींबू पानी बना कर लाता हूं। चलो, इतना जोर दे रहे हो तो जल्दी बनाना, मुझे देर हो रही है। अरे मैं बस यूं गया और यूं आया। ये लो कामनी, मेरे हाथ का नींबू पानी पीकर बताओ कैसा बना है। अरे वाह विनोद, पास हो गए भाई। नींबू पानी का बहुत अच्छा बनाया है तुमने। अच्छा विनोद, अब चलूंगी। कभी फुर्सत हो तो आना तुम हमारी तरफ भी। हाँ बिल्कुल कामनी, अब देखो अपनी तबीयत का ख्याल रखो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर मिलते हैं, और तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ जरूर जरूर। जयराम जी की चाचा जी। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। आज आने में बड़ी देर कर दी तुमने, क्या बात है? जी चाचा जी, बस हॉस्टल से आ रहा हूँ, सीधा कमरा मिल गया वहाँ। चाचा जी पानी पिएंगे? नहीं बेटा, पानी तुम पियो, मैंने अभी पिया था। चाचा जी एक बात बताइए, ये महिला कौन थी? अरे ये एक पुरानी परिचित है। क्या छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा काम बना या नहीं? हाँ चाचा जी, मुझे हॉस्टल में जो है कमरा मिल गया है। अब बस 2-4 दिन की बात है, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। चाचा जी ये पास में रहती हुई तो नहीं लगती है मुझे। हाँ? अरे नहीं बेटा, पास में नहीं रहती। हाँ। ये यहाँ से काफी दूर रहती है, बस यूं ही मिलने चली आएगी। पर चाचा जी एक बात माननी पड़ेगी भाई, हमारे से तो कोई मिलने चले नहीं जाता है। आपसे इस उम्र में भी लोग यूं ही मिलने चले जाते हैं, तो ये कोई बात है आप यार। अरे बेटा, ये सब नियति की बातें होती हैं। हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं, उनका हमारे संपर्क में आना किस्मत में लिखा होता है। वो किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी वजह से हमारी जिंदगी में आते हैं। और एक बार मकसद पूरा हो गया तो किसी न किसी बहाने वापस चले जाते हैं। अब तुम ही देख लो। अरे बेटा, तुम भी तो जाने की बात कर ही रहे हो। अच्छा, आप भी कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे हैं? और चाचा जी मैं तो दूर थोड़ी जा रहा हूँ, आपसे मिलता रहूँगा। अरे चाचा जी, मैंने सुना है कि आपने अपनी जवानी में बड़े बड़े गुल खिलाए, बड़े ही आशीर्वाद हुआ करते थे आप, बड़े ही दिल पे। और चाचा जी मैंने तो यही सुना है कि लड़की ने आपके लिए जान तक दे डाली थी। वैसे तो मैं इन सब बातों में इतना विश्वास नहीं करता, लेकिन कांते अपना कच्चा भी थोड़ी हुआ क्या था, मैं ना सारी बात आपसे जानना चाहता हूँ। देखो चाचा जी, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता है, ये ध्यान रखना। अरे बेटा,
मेरे खिलाफ किसने कान भर दिए तुम्हारे? ना 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 चाचा जी, कान किसी ने ना भरे। घर में एक दिन बातें हो रही थी, तब अम्मा ने बुलाया था मुझे। अरे तुम भी क्या बेकार की बातें ले बैठे। अरे बात सुनो, कमला खाना बना कर गई है और बल्कि तुम्हारे मनपसंद राजमा चावल बनाए हैं। आज तो पूछ भी रही थी तुम्हारे लिए। तुम ऐसा करो, हाथ मुंह धो लो और खाना परोसो। चाचा जी, राजमा की तो मुझे घर में घुसते ही आ गई थी, लेकिन क्या ना मैंने ना हॉस्टल के पास में समोसे खा लिए थे। एक समोसे वाला बैठता है हॉस्टल के बिल्कुल बराबर में, बड़े ज़बरदस्त समोसे बनाता है भाई वो। मैंने 3 समोसे खा लिए। कभी आपको लेके जाऊँगा ना तो ज़रूर खिलाऊंगा। फिलहाल मुझे भूख नहीं है ना। और एक कमला मुझे क्यों पूछ रही थी, इसे क्या काम हो सकता है? खैर छोड़ो, चाचा जी आपको भी तो भूख लगी होगी ना, आप खाना खा लो, मैं आपके लिए परोस देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे अभी भूख नहीं है। अच्छा, अभी तो मैंने नींबू पानी पिया है। ओह यार, वैसे चाचा जी आपने बताया नहीं उस बात में कितनी सच्चाई है जो दादी अम्मा ने बताई थी हमें? क्या बताओगे? बात बताओ। आज भी जब इस बारे में सोचता हूँ तो अपने आप को माफ नहीं कर पाता। फिर नियति को शायद यही मंजूर था, यही सोचकर दिल को तसल्ली दे लेता। कविता नाम था उसका। हम कॉलेज में साथ ही पढ़ा करते थे। बहुत खूबसूरत, एक रईस इंसान की इकलौती औलाद, पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल, बेहद सलीकेदार। और एक मैं, एक साधारण से परिवार का साधारण सा लड़का, जिसे अच्छे से मालूम था कि पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद मुझे घर का बोझ कम करने के लिए कोई ना कोई नौकरी जरूर करनी पड़ेगी। फिर ना जाने कब मनी मन वो मुझे पसंद करने लगी। हालांकि मनी मन मैं भी उसे पसंद करता था, बस कभी कह नहीं पाया। मुझे मालूम था मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगा करता। मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन पूरी की, माँ पिताजी ने तुम्हारी चाची से मेरा रिश्ता तय कर दिया। उन्हें मुंह मांगा दहेज जो मिल रहा था, और मुझे मेरे ससुर की सिफारिश से एक सरकारी नौकरी। भाई उस जमाने में लड़का लड़की की पसंद को कौन पूछता? बहुत हो गया, फोटो दिखा दी जाती थी और हद से हद लड़का लड़की को मिलाने की रस्म पूरी कर दिया। तो बाकी सारी बातें तो बड़े ही तय किया करते। मेरा रिश्ता तय होने के बाद एक बार वो आई थी मुझसे मिलने। उसने पूछा था मुझसे कि विनोद, मुझमें क्या कमी है? क्या कहता? कुछ कमी होगी तो बताता। बस इतना ही कह सका कि तुम बहुत काबिल हो और मुझसे कहीं बेहतर की हकदार। और फिर मुझमें हिम्मत नहीं है अपने घर वालों के खिलाफ जाने की। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए मुझसे कहीं बेहतर वर्ग की तलाश करेंगे। और मेरी ये बात सुनकर आंखों में आंसू लिए चुपचाप चली गई वो वहां से। और जिस रात मेरा सेहरा सजाया गया, उसी रात उसने नींद की गोलियां खाकर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बेटा, आज तक माफ नहीं कर पाया हूं अपने आप को इस हादसे के लिए। आज भी अक्सर सपने में आकर वो मुझसे पूछती है कि विनोद, तुमने कभी बताया नहीं कि ऐसे मुझमें क्या कमी थी। और चाचा जी, मैं तो सोचता था कि आप कितने हंसते खेलते रहते हैं, लेकिन आपके दिल की गहराइयों में इतना गहरा राज दफन है, ये तो मुझे आज पता चला। मैं तो सोचता था चाचा जी कि लोगों की तो आदत खराब है, ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं। तिल का ताड़ बात का बतंगड़ बनाने की आदत होती है उनकी। चाचा जी, एक बात बताइए, चाची जी और आपके प्यार के किस्से भी तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है, और खानदान में तो ये तक कहते हैं कि आपको कभी लड़ते झगड़ते गिला शिकवा करते तो कभी देखा ही नहीं है। वो कैसे?
सही कहते हो बेटा। दरअसल मैंने कसम खाई थी उसी लड़की की कि जिसने मेरे लिए दुनिया छोड़ दी, कि उसे तो मैं कुछ ना दे सका, पर ये लड़की जो अपना सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन छोड़कर मेरे भरोसे इस घर में आई है, कम से कम उसे तो मैं वो सब दूं जिसकी वो हकदार है। बेटा, तुम्हारी चाची का दिल दुखाने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और तुम्हें मालूम है, यदि तुम्हारी चाची किसी बात पे नाराज भी हो जाया करती थी तो मैं ही सारे जतन करके उसे मना लिया करता था। बस पिछले बरस वो भी मुझसे कुछ ऐसी रूठी कि मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर वो भी चली गई कविता के पास। जी चाचा जी, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था वो। मैं तो यहाँ उस वक्त था भी नहीं। माँ ने मुझे बताया था फ़ोन पर सारी बात क्या थी उस दिन की मैं नहीं जानता। क्या मुझे एक बार बताएंगे आप? तो तुम्हारी चाची को हमेशा से आदत थी रोज गाय और कुत्ते को रोटी खिलाया करती, और उस रोज भी गेट के बाहर गाय को रोटी खिला रही थी, और पड़ोस का ही एक आदमी अपने बेटे को गाड़ी चलाना सिखा रहा था। न जाने कैसे उनसे गाड़ी बैलेंस ही नहीं हुई और बस ये हादसा हो गया। और जब तक तुम्हारी चाची को हॉस्पिटल लेकर जाते वो रास्ते में ही दम तोड़ चुके। देखो बेटा, मैं तो फिर भी तुम्हें यही कहूँगा कि तुम यहीं रुक जाओ, पर तुम्हें ऐसा लगता है कि हॉस्टल जाना ही बेहतर है तो जैसा तुम प्लीज। चाचा जी एक बात बताइए, आपने उन पे केस क्यों नहीं किया? अरे बेटा, पुलिस तो आई थी तहकीकात करने और अखबार में भी खबर छपी थी, तो उस लड़के को सजा हो भी जाती तो तुम्हारी चाची तो वापस आने से नहीं रही थी। बस शायद किस्मत को यही मंजूर था या उसका समय पूरा हो गया, और क्या कह सकते। हाँ चाचा जी, अब तो यही कहा जा सकता है। हालांकि दोनों बाप बेटे आए थे बेटा मेरे पास, बेहद शर्मिंदा थे, और हॉस्पिटल भी वही लोग लेकर गए। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं तो फिर यही कहूँगा कि बेटा मेरे पास ही रुक जाओ। अब तुम्हें लगता है कि हॉस्टल बेहतर है तो जैसी तुम्हारी इच्छा है। देखिए चाचा जी, मैं तो आपके पास ही रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, यहाँ से कॉलेज दूर पड़ता है। अब देखिए ना, हॉस्टल के कॉलेज बिल्कुल नज़दीक में है और लाइब्रेरी तो बिल्कुल पास में है। मेरा आने जाने का वक्त बचेगा। और फिर चाचा जी, मैं कहीं दूर थोड़े ना जा रहा हूँ, आप ही के शहर में हूँ। हर सैटरडे संडे आपसे मिलने आता रहूँगा, और आपके सिवा मेरे इस दुनिया में है भी कोई। ठीक है बेटा। अच्छा चाचा जी, आपने वो मोहतरमा के बारे में नहीं बताया जो भी कुछ देर पहले आई थी? अरे एक बार बताओ, तुम सब कुछ मेरे बारे में ही पूछते रहोगे या अपने बारे में भी कुछ बताओगे? चाचा जी खुली किताब हो। भाभी बता रही थी कि गांव में बड़ा मटक्का चल रहा था तुम्हारा। बटखुरदार, एक चीज ध्यान रखो, जी चाचा। मेरा गांव भले ही आना जाना ना होता हो, लेकिन फोन पे मैं तुम्हारी बराबर खैर खबर लेता रहता हूँ। जी चाचा। समझे? जी। और सुनो, जी पड़ोस की हर लड़की को अपनी बहन समझना चाहिए। आई मेरी बात समझ में कुछ? जी चाचा जी, समझ में आई। चल पानी पिलाओ अब। जी चाचा। ये बात करते करते ये आप पानी पीजिए। तुम बैठो यहाँ, तुम कहाँ चले? मैं बैठा हूँ, आप पानी पीजिए। मुझे पूरी बात बताओ, तुम्हारे वो नैन मटक्कर का क्या किस्सा था? चाचा जी, नैन मटक्का कौन सा नैन मटक्का? चाचा जी, मैं कोई नैन मटक्का वटक्का नहीं कर रहा था। आपको तो पता है चाचा जी, गांव के लोग छोटी सोच होती है, लड़की से जरा सी बात कर लो, नैन मटक्का बोल देते हैं। वैसे किरण नाम है उसका, हमारे पड़ोस में ही रहती है। तो चाचा जी बात क्या है ना, वो शहर में रहा करती थी अपने माता पिता के पास। अब वहाँ पे ना कुछ आवारा लड़के उसको परेशान करते थे, तो उसके माता पिता ने शिकायत कर दी। अब शिकायत की तो वे लड़के बजाय सुधरने के उसे और ज़्यादा परेशान करने लगे। उसका स्कूल जाना आना, बाजार जाना सब बंद कर दिया। तो इसलिए तंग आकर उसके माता पिता ने ना उसके ताऊ ताई जी के यहाँ पे भेज दिया है
तो अपने पड़ोस में रहती है, कभी कभी अपने घर आ जाती है। वो क्या है ना, अपनी रानी है ना, रानी, उसके उसकी दोस्ती हो गई है, तो घर आती जाती है, मैं हाय हेलो कर लेता हूँ, दुआ सलाम करके हाल चाल पूछ लेता हूँ, बस इतना सही है चाचा जी। अब माँ तो ने इस बात को नैन मटक्का बना दिया आपके सामने है? तो चाचा जी, और रही बात कॉलेज की, आप मुझे बताइए हमारे गांव में कितने कॉलेज हैं? स्कूल पूरा करने के बाद तो मुझे आपके पास ही आना था। खैर मेरी छोड़ी चाचा जी, आप ये जो बातें मुझे गोल गोल घुमा के सुना रहे हैं ना, और उनके बारे में नहीं बता रहे हैं, दाल में मुझे काला नजर आ रहा है। तुम्हें शर्म तो नहीं आती अपने चाचा से ऐसे बात करते हुए? अरे भाई, वो मेरी पुरानी परिचित अपने लड़कों के बारे में मुझे बता रही थी, अपने बच्चों के बारे में बता रही थी, और अभी पिछले दिनों उनके पति का देहांत हो गया तो उस बारे में मुझे बता रही थी। पर तुम्हारा दिमाग तो हमेशा उल्टी डायरेक्शन में चलता है। एक चीज बताऊं, सावन के अंधे को ना हरा ही हरा नजर आता है। अरे भाई, ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। नहीं चाचा जी, देखो अब आप इतना कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। तो आप पहले कभी इनसे मिले नहीं कॉलेज के बाद? अरे बेटा, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती, अच्छा, अच्छी दोस्ती थी हमारी। बस फिर उसके बाद इतना समय अपनी अपनी गृहस्थियों में व्यस्त रहे, कभी मौका ही नहीं लगा। अभी पिछले ही दिनों मेट्रो स्टेशन पे मुलाकात हुई हमारी। हालांकि मैंने तो उन्हें देखते ही पहचान लिया था, पर उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। कि जब मैंने जाकर उनसे बातचीत करी तो उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। बस 10-15 मिनट हमारी बातचीत हुई, हम एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर पता ही बता पाए, उससे ज़्यादा कोई बात हो नहीं पाई, और उसके बाद वो आज मिलने चली आई। वाह चाचा जी, मतलब मानना पड़ेगा, नहीं इतने सालों बाद आप मिले मेट्रो स्टेशन पर, देखते ही पहचान लिया। बड़ा पक्का यार है आपका चाचा जी। अब चाचा जी, मुझे ना आपकी दाल में कोई काला नजर नहीं आता, मुझे पूरी दाल खाली नजर आती है। चाचा जी मुझे बस इतना बता दीजिए, मैं गलत समय पे तो ना आ गया ना, कबाब में हड्डी तो ना बना, मतलब आपके बीच में कुछ बातें हो रही होगी तो। मैंने तुम्हें अभी समझाया कि तुम सीधी बात को बिल्कुल उल्टी तरफ घुमा के लेके जाते हो। अरे हर बार की बातें हो रही थी, और क्या इतने समय बाद हम मिले, अपने बच्चों के बारे में बता रहे थे, पर तुम्हारी सुई घूम घूम कर वहीं आकर अटकती है। अच्छा, अरे ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी बेटा। ठीक है चाचा जी, ठीक है। देखिए मैं एक बात क्लियर करूँ, अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई होती ना, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और चाचा जी एक बात सोचिए, चाची जी के जाने के बाद आप अकेले अकेले दिन काट रहे हैं, अब हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो भी तो अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त है, महीने में 1-2 बार तो मिलने ही आते हैं आपसे, बात कर रहे हैं। ये बात तुमने सही कही बेटा, तुम्हारी चाची के जाने के बाद हालांकि ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। बुला आती है 2 बार दिन में काम करने, बड़बड़ करते हुए आती है और बड़बड़ करते हुए चली जाती है, और मेरे ज़्यादा जान परिचित तो है। अरे बेटा, मैं इसीलिए तो तुम्हें कह रहा था अपने पास रखने के लिए। चाचा जी आप भी तो घुमा फिरा के बात वहीं ले आए। चाचा जी मैं कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, आपके पास ही रहूँगा, लेकिन मेरी बात को ज़रा ध्यान से सोचिए चाचा जी। आप देखिए, आपने ही कहा था ना आज सुबह सुबह मुझे जब मैं आया था कि हमारी ज़िंदगी में आने वाला हर एक इंसान किसी न किसी खास मकसद से हमारी ज़िंदगी में आता है, और मकसद पूरा होने के बाद चला जाता है, कहा था कि नहीं? अब आप खुद सोचिए, कॉलेज की पढ़ाई के बाद इतने सालों के बाद उनका आपसे मिलना क्यों हुआ? बताइए। चाचा जी देखिए, मेरा मानना तो ये है कि बड़ी उम्र के 2 अकेले व्यक्तियों को भी एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। और वैसे भी चाचा जी वो तो आपके पुरानी घनिष्ठ मित्र हैं। देखिए मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आता। अब मेरी माने ना, आप अगली बार उससे मिले तो उनका मन टटोल लीजिएगा। क्या बात का बतंगड़ बना रहे हो? समाज क्या कहेगा, सारे लोग क्या कहेंगे? अरे और तो और हमारे खुद के बच्चे क्या कहेंगे? उन्हें लगेगा कि बाप को भी इस उम्र में आशिकी सूझ रही है। चाचा जी कूल, मेरी बात सुनिए। देखिए समाज का क्या है, लोग की आदत होती है बातें बनाने की, 2-4 दिन ये बातें करेंगे लोग, फिर अपने अपने कामों में निकल पड़ेंगे। हाँ, समस्या है बड़े भाई साहब की, उनका मैं बात कर लूँगा। अरे भाई, तुम क्यों रायता फैलाने में लगे हुए हो? अरे भाभी ने मुझे कहा था तुम्हें समझाने के लिए, और तुम हो कि मुझे उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो। अरे अब इस उम्र में क्यों उल्टी गंगा बहाना चाहते हो तुम? अरे चाचा जी कैसे समझाऊं आपको? चलिए ठीक है, आपकी मर्जी। अरे आपको नहीं करनी ना, उनसे बात मत कीजिएगा।
लेकिन चाचा जी वैसे एक बात बोलूं, आप उनसे बात करो, मेरी मानो। अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी उनके बच्चे हैं, कल को जब वो बच्चों की शादी करेंगे, बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी में रह जाएंगे, अकेली पड़ जाएंगी। अकेले दिन काटना भारी होगा उनको, अकेलापन काटेगा, लेकिन कहेंगी नहीं, समझे? इसीलिए कह रहा हूँ कि आप उनसे जब मिले तो बात कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है? लेकिन चाचा जी उनसे बात जरूर कर लीजिए। अब चाचा जी मैंने ना बहुत बातें कर ली है, अब मुझे लग रही है भूख, मैं चला खाना खाने। अगर आपको भी भूख लगी है तो आप भी चलिए। हाँ भाई, अब तो मुझे भी भूख लग गई है, आओ चलो खाना खा लेते हैं। हाँ चाचा जी, खाना खा के ना मुझे फिर हॉस्टल की सारी तैयारियां करनी है। और चाचा जी मुझे ना कुछ किताबें लेनी है, जरा मार्केट वगैरह। कजरारे तेरे कारी कारी नैना, कजरारे कजरारे तेरे कारी कारी नैना। अरे भैया जी, मस्जिद से वापस आ गए क्या? मस्जिद से नीचे चला गया मैं। मेरी बात सुनो ना, मुझे मंदिर जाने का समय होता है ना मस्जिद का, ठीक है? पर भैया जी, बाबूजी तो कह रहे थे कि आप मस्जिद तक दौड़ लगाते हो। मस्जिद तक मैं कौन सी दौड़ लगाता हूँ? अरे कमला, मैं कोई दौड़ नहीं लगाता, ठीक है? वापस जा रहे हो क्या हो? ये क्यों पैक कर रहे हो? मैं कोई गाँव वापस नहीं जा रहा हूँ, हॉस्टल में जा रहा हूँ, हॉस्टल में यानी कि मस्जिद में जा रहा हूँ। समझ में आ गई बात? पर हॉस्टल क्यों जा रहे हो? मुझे तो लगा था कि अब आप यहीं रहोगे बाबूजी के साथ। आपके आने से तो इस घर में रौनक आ गई थी। मैं हॉस्टल में इसलिए शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ना हॉस्टल दूर पड़ता है, ठीक है? आने जाने मेरा वक्त खराब होता है। पर वैसे भी चाचा जी से मैं मिलने आता जाता रहूँगा ना सैटरडे संडे। अरे भैया जी, मिलने से याद आया, आज ना कोई कामिनी बीबी जी आई थी बाबूजी से मिलने। हाँ, मुझे पता है भाई, मुझे पता है। पहले तो बाबूजी ने कहा कि चाय कॉफी पूछ के जाना। अच्छा। फिर बोले कि तुम जाओ, चाय कॉफी मैं खुद ही बना लूंगा। हाँ। भैया जी, मुझे तो ना कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा। आपको नहीं लग रही क्या? गड़बड़? तुम्हारी तो ना अकल खराब है? जब देखो तब गड़बड़ लगती रहती है, कभी अड़ोस में कभी पड़ोस में। आज नहीं मिली तो घर में ही सही है। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, क्या गड़बड़ लग रही है तुम्हें है? और सुनो, अपना ना काम करो चुपचाप से, जब देखो तब चुगली लड़ाती रहती है। मैं किससे करती हूँ? हाँ, आने दो बाबूजी को, आपकी चुगली। मेरा मतलब कि आपकी शिकायत करूंगी मैं उनसे। नहीं ना, सही बात जुबान पर है, चुगली करेंगी। और सुनो, अपना काम करो। अरे यार, इस चैन को क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ नहीं, मेरी बैग की चैन फेल हो गई है। फेल हो गई? हाँ। कौन सी क्लास में? माफ करो मुझे, पास हो गई है, ठीक है? और सुनो, दरवाजा बंद कर लो, और जब चाचा जी आए ना उन्हें कह दीजिएगा मैं बाजार में गया हूँ कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है? जाओ जाओ, कर लूंगी। सुना आपने? पहले तो पूरे मोहल्ले की खबरें इकट्ठा कर, फिर उसमें नमक मिर्च मसाला मिलाओ, और फिर इनको सुना, और फिर इनसे सुनो कि मैं किससे करती हूँ। हाँ, ये तो चले जाएंगे हॉस्टल, और ये क्या समझते हैं इनके अलावा कोई है नहीं मेरे किस्से सुनने वाला। अरे अपने बाबूजी है ना, अब उनसे भी तो इनकी चुगली करने की तैयारी करनी है कि नहीं? बहुत काम है भाई मेरे पास, मैं तो चलती हूँ। अरे ये कौन आ गया? अरे आती हूँ आती हूँ। अरे विनोद, आओ आओ। अरे भाई, आखिर फुर्सत मिल ही गई तुम्हें इतने दिनों बाद। अरे ऐसा नहीं है काम नहीं, पर इतना भी बिजी नहीं रहता हूँ। और सब ठीक है? सब ठीक ठाक है। तो दरअसल पिछले दिनों मेरा भतीजा आया हुआ था गाँव से। अच्छा। अरे उस दिन तक तो घर से बाहर निकल रही थी, एक लड़का आया था अंदर, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। दरअसल काफी समय से हॉस्टल में कमरे के लिए परेशान था। अच्छा। अब उसे कमरा मिल गया है हॉस्टल में, बस अभी पिछले दिनों वहाँ शिफ्ट हो गया। आता है कभी कभार मिलने,
और तुम सुनाओ, तेरे बेटे की जॉब लग गई, अब आगे क्या सोचा है उसके बारे में? हाँ, बेटे की जॉब तो अच्छी खासी लग गई है। वैसे एक लड़की है उसकी नज़र में, दोनों साथ ही ऑफिस में काम करते हैं। पिछले कई सालों से जान पहचान है, बड़ा पसंद करते हैं एक दूसरे को। बस सोच रही हूँ कोई अच्छा सा दिन देख के उनका हाथ पीले कर दूँ तो मुझे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। और वैसे लड़की वाले भी जल्दी करने को कह रहे हैं। पर विनोद, बस एक ही अड़चन नज़र आ रही है। दरअसल मैंने सुना है कि लोगों के ऑफिस की नई ब्रांच खुल रही है बरेली में, और सुनने में आया है कि कुछ स्टाफ का ट्रांसफ़र भी होगा। तो अब कहीं लोग इनका ट्रांसफ़र ना हो जाएगा। अरे इसमें अड़चन कैसी है? दोनों का एक ही जगह ट्रांसफर होगा तो अच्छा है। खैर, तुमने क्या सोचा है? तुम भी उन लोगों के साथ ही जाओगे क्या? देखो विनोद, बेटा कह तो रहा है मुझे साथ चलने को, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँगी साथ जाके। भाई यहाँ मेरा अपना घर है, ज़्यादा नहीं पर कुछ जान परिचित है, कुछ नाते रिश्तेदार हैं। अब देखो इतना समय कट गया है, आगे भी कट जाएगा। वैसे मेरी एक NGO में बात चल रही है, तो सोच रही हूँ वही ज्वाइन करूँ। और वैसे भी विनोद, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, कुछ लोगों का भला हो जाए तो अच्छा ही है ना। भाई ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा काम नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि अच्छा सा मुहूर्त देख के बच्चों के हाथ पीले कर दो। और देखो, किसी भी तरह की कोई भी मदद की जरूरत पड़े, बिल्कुल बेझिझक होके बता देना। तुम आधी रात को भी कहोगी तो एकदम तैयार मिलूंगा मैं। हाँ बिल्कुल विनोद, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो भाई किसको बताऊंगी। देखो कमर कस के तैयार रहना, सारी भागदौड़ तुम ही ने करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, क्या क्या पियोगे बताओ? कामनी, चाय पी लूंगा मैं। ठीक है, तो मैं चाय नहीं आती। अरे कामनी, हाँ वो दरअसल मेरे भतीजे ने मुझे तुमसे कुछ पूछने के लिए कहा था। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पूछूं कि नहीं। दरअसल वो बात ही मेरे जुबान पर नहीं आ पा रही है। चलो छोड़ो, तो फिर कभी से। अरे ऐसा क्या पूछने के लिए कह दिया तुम्हारे भतीजे ने कि तुम इतना हिचकिचा रहे हो? देखो ऐसा करते हैं, मैं चाय लाती हूँ, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ ठीक है? अरे अरे कामनी सुनो, तुम ऐसा करो, मुझे एक पेन और पेपर दे दो। पेन और पेपर? क्या करोगे पेन और पेपर का? दरअसल जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं शायद बोलकर नहीं कह पाऊंगा। मैं तुम्हें लिख कर ही दे दूंगा। हद करते हो विनोद। लो अच्छा, ये इसमें लिखो। ठीक है, बस मैं चाय बनाकर अभी लाई। लो विनोद, तुम चाय पियो। लाओ खाओ, क्या लिखा है इसमें बताते हैं। क्या हुआ कामनी, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? कुछ बोलोगी नहीं? नाराज हो गई क्या? मुझे मालूम था कि तुम बुरा मान जाओगे। अब विनोद, तुम्हारी इस बात का मैं क्या जवाब दूं? अब तुमने बात ही ऐसी पूछी है। देखो विनोद, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। अरे कामनी, दोस्त हो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। देखो, मैंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, और ऐसी कोई बात कभी सोची भी नहीं। वो तो बस मेरे भतीजे ने हमारे अकेलेपन को देखते हुए मुझे ये बात सुझाई कि क्यों ना मैं तुमसे बात करूं, और इसलिए मैंने तुमसे बात करी। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बारे में कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लो। अच्छे तरह से सोच विचार करो और फिर मुझे बताओ। और मैंने खुद काफी सोच विचार करने के बाद ही तुमसे बात कहने की हिम्मत की है कामनी। देखो विनोद, मुझसे तो ये नहीं होगा। अरे हमारे नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे, और समाज को हम कैसे मुंह दिखाएंगे?
अरे अपने बच्चों से नजरें कैसे मिलाएंगे? मुझसे तो नहीं होगा विनोद। अरे कामनी, तुम नाहक ही परेशान हो रही हो। अरे कल तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी, वो दूसरे शहर चला जाएगा अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए, और फिर हम ऐसे नहीं मिल सकते कामनी। हमारे समाज की नजर में एक स्त्री और एक पुरुष सिर्फ दोस्त होकर नहीं रह सकते। इस रिश्ते को कोई नाम देना ही पड़ता है। और कामनी, समाज क्या है? समाज हम और तुम ही तो हैं। और फिर तुम अभी कुछ देर पहले कह रही थी ना कि तुम समाज का भला करना चाहती हो, तो तुम क्यों नहीं मेरा भला कर देती? मेरा हाथ थाम कर, मेरे अकेलेपन को बांट कर। विनोद, तुम्हारी सब बात सही है, फिर भी मुझसे नहीं होगा। मैंने तो कभी इस बारे में सोचा तक नहीं। देखो कामनी, हमारा समाज अब बदल रहा है और आगे और भी बदलेगा। बस हमें ही ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। देखो, तुम अगर चाहो तो हम जीवन के इस अधूरे सफर को एक साथ मिलकर तय कर सकते हैं। एक दूसरे का हाथ थामकर, एक दूसरे का सुख दुख बांटकर। विनोद, हम दोस्त रहकर भी तो एक दूसरे का सुख दुख बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते क्या? देखो विनोद, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बड़ी इज्जत करती हूँ तुम्हारी, लेकिन देखो, मैंने सुभाष के साथ एक अरसा गुजारा है और उसकी बहुत सी अच्छी यादों को अभी तक संजो के रखा है। और तुमने अपनी पत्नी की, कभी कभी अपनी पत्नी के साथ गुजारे हुए अच्छे लम्हों को याद करते होगे ना? नहीं करते क्या? तो बताओ विनोद, दोस्ती से अच्छा और कौन सा रिश्ता हो सकता है? सही कहा कामिनी तुमने। मैंने पहले इस बारे में कभी नहीं सोचा था। बस वो तो मेरे भतीजे ने मुझे ये सुझाया तो मैंने तुमसे बात की। भतीजे ने सुझाया और तुम तो सब फाइनल करके आ गए। विनोद, तुम लोग हमेशा ऐसा क्यों समझते हो कि कोई औरत अकेले 2 कदम भी नहीं चल सकती? उसे हमेशा सहारे के लिए पिता, पति, भाई या बेटे, किसी ना किसी का तो हाथ चाहिए ही होता है थामने के लिए। नहीं विनोद। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल अगर कोई मेरा बुरा वक्त होगा तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे क्या? और या फिर तुम्हारी कठिनाई में तुम्हारे काम में नहीं आऊंगी क्या? अरे ऐसी बात नहीं है कामनी। अरे देखो, तुम्हारी तो किसी भी जरूरत में मैं हमेशा साथ खड़ा हूं तुम्हारे। और इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर तब जवाब देना। कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। भाई कामनी, वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई थी तुमने। देखो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो गई। ठीक है? और तुम अपना ख्याल रखना। अब जो इस नाटक के पात्र थे उनको मैं चाहूंगा सर आप उनको मोमेंटो दे अपने हाथों से। नाम लेते रहना। हमारे बीच में एक सुप्रसिद्ध लेखक श्री प्रेम भारती जी भी हैं। उनका भी स्वागत। सर आज ही ऐसे शब्द बुलवाने इसलिए इनका स्वागत है। और इस नाटक को जो उन्होंने सजाया है नीता जी ने और मोनार्क आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी ने, तो उनको भी एक हम मोमेंटो देना चाहेंगे। आ जाइए भूपेंद्र भाटिया जी और नीता जी, आप आ गए।
आपको ये प्ले बहुत पसंद आया, तो इसका क्रेडिट मिसेस नीता गुप्ता, इनके लिए जोरदार तालियां। इस नाटक को डायरेक्ट किया मिस्टर भूपेंद्र भाटिया ने, इनके लिए जोरदार। आर्टिस्टों का तारुफ कराने से पहले जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मनमोहन शर्मा शरण जी, उनको मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे, और हमारे प्रेम भारती जी, प्लीज़ आ जाइए।